पहले बात करिए। बात करिए। आप एक चीज में 3 लोग ऐसे भी काम नहीं है सर। हाँ, पता कोई अभी आ गए चेकिंग वाले, उसी बवाल हो गए। मास्क तो सब लोग पहनते ही थे, तो एक चीज में 3 लोग हैं तो, है ना? ज़्यादा अच्छे भी नहीं। तो हम एक साथ देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर मेन इम्पोर्टेंट टॉप चैप्टर में है, और यहाँ से आपको बहुत सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी नेक्स्ट चैप्टर से, ठीक है? तो ये पहला लेक्चर है, इसमें बहुत बेसिक हम लोग बातें करेंगे, बहुत बेसिक जो छोटे कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करते हुए चलेंगे। तो देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें सर आपके स्टार्टिंग लोग टैब में पढ़ेंगे। बैटरी बहुत कम है। अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चार्जिंग पे काम लगा चले। ली। नहीं, चार्जर है नहीं इसमें। ओके सर। एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिकल फिजिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिकल एक्चुअली पिछली क्लास में काफी 100% थी बैटरी। हाँ, चार्जर एक क्लास। हाँ, आज चार्जर नहीं लाया हूँ, समस्या ये है। चलो परेशानी जब घर से देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखिए 2 पार्ट है, एक है क्लासिकल स्ट्रक्चर, एक है मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो शुरुआत में जो हम लोग ये पढ़ेंगे ये क्लासिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है? इसमें हम लोग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे। उसमें धीरे-धीरे जैसे एटम के बारे में सबसे पहले कौन सा मॉडल दिया गया, किस साइंटिस्ट ने बताया एटम का बारे में स्ट्रक्चर के, है ना? फिर धीरे-धीरे वो मॉडल भी क्या होते गए, मॉडिफाई होते गए, ठीक है? हर एक मॉडल में कुछ-कुछ कमियां थी, ड्रॉबैक्स थे, और हर एक नेक्स्ट मॉडल से वो ड्रॉबैक्स रिमूव होते गए। अल्टीमेटली आज की डेट में जो हम लोग पढ़ते हैं वो एटम का सबसे मोस्ट मॉडर्न मॉडल पढ़ते हैं, जिसको हम लोग श्रोडिंगर वेव मॉडल के नाम से पढ़ते हैं, ठीक? श्रोडिंगर वेव मॉडल ये सबसे लेटेस्ट मॉडल से एक है। हाँ, क्या कोई इंटर कर रहे हैं? अरे ये कैसे आ गया? ठीक है सर, थॉमसन थॉमसन ओ देखो, तो सबसे जो ओल्ड मॉडल दिया गया था वो थॉमसन ने दिया था, जिसे थॉमसन थे। ये सबसे ओल्डेस्ट मॉडल थॉमसन एटॉमिक मॉडल, है ना? सुना ही होगा आप लोगों ने। ये 1898 में प्रपोज किया गया था। इसके बाद जो मॉडल दिया गया वो रदरफोर्ड का मॉडल था, 1911 में ये प्रपोज किया गया था। और इसके बाद और मॉडिफाई मॉडल की बात करें तो बोर्स ने अपना मॉडल दिया था, बोर्स एटॉमिक मॉडल के नाम से। इसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा है, 1911 1913, है ना? लेकिन अगर मैथमेटिकली पार्टिकल नेचर पे बेस्ड सबसे करेक्ट मॉडल की बात करें तो वो बोर मॉडल है। पार्टिकल नेचर पे टोटली बेस्ड था ये। फिर बाद में हुआ कि डी ब्रॉगली आ गए, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर होता है, डुअल नेचर पोज किया। उनके सपोर्ट में कई सारे साइंटिस्ट और आ गए, हाइजेनबर्ग आ गए। तो अल्टीमेटली बाद में श्रोडिंगर ने जो मॉडल दिया है ये इलेक्ट्रॉन के डुअल बेस्ड है ना? इन्होंने अपने मॉडल में कंसीडर किया कि इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल एज ए वेव दोनों की तरह बिहेव करता है, और उसे हम लोग बोलते हैं श्रोडिंगर वेव मॉडल, ठीक है? मोस्ट मॉडर्न मॉडल। हाँ, डाल्टन्स ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। हाँ, उन्होंने मॉडल दे दिया था, ठीक है? हाँ, वो डाल्टन्स की थ्योरी है, लेकिन यहाँ पे मॉडल की अगर बात करें तो उनका जिक्र नहीं करते हम लोग, ठीक है? तो ये सारे हम लोग को पढ़ने हैं। तो बोर्स तक की जितनी कहानी है वो सब क्लासिकल एटॉमिक मॉडल आती है, और बोर के बाद जो कहानी है वो मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में आता है, मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है।
तो पहले हम लोग बोर्ड तक जितना भी पढ़ेंगे सब क्लासिकल एटॉमिक मॉडल का पार्ट है, और जैसे ही वेव नेचर की आने लगती है वहां से वेव नेचर मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बेस्ड थ्योरी आती है। ठीक है, तो इसमें इन मॉडल को पढ़ने से पहले, है ना, मेरे ख्याल से नोट लिया होगा, कर लिया? हाँ, अच्छा कर लो, आराम से नोट करते रहो साथ साथ। बोलिए लास्ट वाला मॉडल किसका है? लास्ट वाला श्रोडिंगर, श्रोडिंगर, श्रोडिंगर वेव मॉडल। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखो एक आपको प्लम एक पुडिंग टेबल मॉडल किसका ड्रॉ था? करनी है। हाँ क्या क्या बेटा? सब प्लम पुडिंग मॉडल किसका था? वो थॉमसन मॉडल भी बोलते हैं। थॉमसन मॉडल में दो तीन नाम है, वाटमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, है ना, तो वो थॉमसन मॉडल को ही कहते हैं। ठीक है, Yes. अलग अलग नामों से पुकारते हैं उसको। तो अब देखो इसमें एक टेबल हम लोग को ड्रॉ करनी है, इसमें हम लोग कुछ पहले पार्टिकल्स, जो बेसिक पार्टिकल है ना, फंडामेंटल, जैसे कुछ फंडामेंटल पार्टिकल भी है, उनके बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग को पता होना चाहिए। जैसे कॉलम में आप लिख लीजिए सबसे लेफ्ट हैंड साइड में पार्टिकल, सेकंड कॉलम में उसका सिंबल, है ना, किस सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड कॉलम में चार्ज क्या है उस पार्टिकल पे, है ना, नेक्स्ट कॉलम में मास। अच्छा, ये पार्टिकल इनफाइनाइटली स्मॉल पार्टिकल है, इसलिए इनके मास को एमयू से रिप्रेजेंट करते हैं। मास की सबसे छोटी यूनिट होती है एमयू, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और लास्ट में ई बाई एम रेशियो, इसे स्पेसिफिक चार्ज नाम से पढ़ते हैं। एक पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल का अपना ई बाई एम रेशियो होता है, और इसे स्पेसिफिक चार्ज के नाम से पढ़ते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, क्योंकि कोई भी पढ़ने से पहले बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल के बारे में पता होना चाहिए सारी बातें। ठीक है, तो देखो सबसे पहला तो तीन पार्टिकल जो एटम के मेन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सुनते ही होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी सबसे पहले सर जे थॉमसन ने करी थी। जे थॉमसन। अब देखो, हाँ, अब इसमें एक एक करके सारी इंफॉर्मेशन हम लोग फिल करते जाएंगे। सिंबल की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन का सिंबल दिया गया है ई, है ना, इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल है ई, या फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है तो कई बार ई माइनस भी लिख देते हैं। ठीक है, वैसे ई लिखना ही सफिशिएंट होता है, माइनस लगाना कोई कंपल्सरी नहीं होता है, कई बार ई माइनस से भी उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल हो गया ई और ई माइनस, दोनों में कोई भी यूज करें दोनों सही है। चार्ज की बात है तो ई कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस, अगर कूलम में बोला जाए, यूनिट कूलम में अगर बनाओ तो 1.6 into 10 to the power 19. हाँ, माइनस 1.6 into 10 power माइनस minus 19 कूलम। कूलम। ठीक है ना? यस सर। बोलो भाई। अच्छा, ये जो पूरा चार्ज है इसे माइनस ई से भी रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि जो ये 1.6 into 10 minus 19 चार्ज है, ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो कई बार जैसे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट, उन्होंने बेसिक मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो वहां पे एक इलेक्ट्रॉन को चार्ज को अपन लोगों ने माइनस ई से भी रिप्रेजेंट किया था, और ई की वैल्यू हम लोग इतनी ही ले लेते हैं, कितनी, 1.6 into 10 minus 19। हाँ, माइनस इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। अच्छा, प्रोटॉन पे चार्ज लिखते हैं ओनली ई, प्लस का ई, प्लस अभी लगाओ ओनली, है ना, क्योंकि प्रोटॉन में उतना ही चार्ज पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में होता है। ठीक है, तो दोनों एक साथ है, लेकिन दोनों लिख लीजिएगा, ये तो लिखिएगा, साथ में माइनस ई भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, मास की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पे कितना मास होता है, हाँ, ये तो केजी में, चलो पहले केजी में लिख देते हैं, 9.1 10 पावर माइनस 31 केजी, केजी में इतना होता है। ठीक है, लेकिन एमयू वाला भी पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का मास एक एमयू का कितना पार्ट होता है, 1536। ठीक है, ये लिख लीजिए 1/1536 एमयू।
ठीक है, मतलब एक एमयू का कितना पार्ट है, 1536 पार्ट, ठीक है। कुछ बुक्स में 35 भी लिखा हुआ है, तो वो अप्रोक्सीमेट डेटा है, 35 लिखा हुआ, 36 दोनों ही सही है, ठीक है, ये करेक्ट है, 1536। 1 AMU होता है 1 बाई एवोगाड्रो नंबर, और अगर वो निकालो तो आएगा 1.66 into 10 power minus 24 ग्राम में किलोग्राम में -27 हो है ना। तो क्लियर है। अच्छा, E बाई एम रेशियो, तो E बाई एम रेशियो में देखो E स्पेसिफिक चार्ज है और E यहाँ पे उस पार्टिकल का चार्ज लेना होता है, लेकिन इसमें मैंने मॉड लगाया हुआ, जब भी E बाई रेशियो लेते हैं तो चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइन को इग्नोर कर देते हैं, है ना, विदाउट साइन लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E के टर्म में देखा जाए तो E ही है, तो E बाई एम रेशियो E के टर्म में निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में निकालते हैं, और M इस पार्टिकल का मास वो भी AMU में लेते हैं। मैंने 1536 बताया नहीं, 1836 होता है ना, क्योंकि मुझे याद है कि मैंने याद किया था कि 18 का डबल 36 होता है ना, तो 18 उसी का डबल 36 है ना, जब अभी लिखा तो मुझे रिकॉल हुआ कि कुछ गड़बड़ है, सही 1836 या कहीं पे 1835 भी लिखो सही ही है, थोड़ा इसमें रफ रहता है। अब देखो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन का मास 1/1836। अच्छा, वो न्यूमरेटर में ये 1336 क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा 1836 टाइम्स ऑफ E, ये स्पेसिफिक चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। जब भी स्पेसिफिक चार्ज निकालेंगे तो मास को AMU में ही लेंगे, है मास को आपके में लीजिएगा AMU, किसी भी पार्टिकल के लिए E बाई एम रेशियो निकालेंगे तो मास शुड बी इन AMU, ठीक है। वो बात समझ में आई। इसके बाद आते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी करी थी सबसे पहले ये गोल्डस्टाइन, इसमें भी एक कहानी है। गोल्डस्टाइन ने जो एक्सपेरिमेंट कराए थे, उन्होंने एनोड रेस की डिस्कवरी की थी, और बाद में रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट उन्होंने बताया था कि एनोड रेस आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और उनको नाम बाद में जो प्रोटॉन नाम दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है। लेकिन वो जो एक्सपेरिमेंट सेटअप पूरा किया था और एनोड रेस की जो डिस्कवरी थी वो गोल्डस्टाइन की थी, तो अल्टीमेटली हम लोग ये मान लेते हैं, लेकिन प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम गोल्डस्टाइन ने नहीं दिया, उन्होंने बस बोला था कि जो कैथोड से रेस निकल रही है वो एनोड रेस होती है, एनोड से सॉरी, और वो एनोड रे पॉजिटिवली चार्ज होती है, इतना बताया था। साथ में उनका मास, उनकी प्रॉपर्टीज, प्रोटॉन को प्रोटॉन जो नाम दिया था वो सब रदरफोर्ड ने दिया, हाँ। लेकिन जिसने शुरुआत की हम लोग उसी को मानते हैं, है ना, इसी को क्रिटिकली हम लोग कंसीडर करते हैं। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टाइन के क्रेडिट में जाता है, और इसका सिंबल क्या होगा, ओनली E, है ना। हाँ, इसके 3 सिंबल यूज किए जाते हैं, स्मॉल, या फिर प्रोटॉन को P से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप है 1H1, ये भी प्रोटॉन का ही सिंबल है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि प्रोटॉन 1H1 होता है और उसमें एक न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो बस उसका न्यूक्लियस ही बचेगा, और उसके न्यूक्लियस में केवल एक प्रोटॉन ही है। प्रोटॉन का सिंबल H प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, ओनली मत लिखिएगा H प्लस, क्योंकि न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज डिफाइंड एज प्रोटॉन। हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसका न्यूक्लियस ही बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन था वो निकल गया, और वही हमारा प्रोटॉन, ठीक है। चार्ज हो जाएगा प्लस का कितना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज बराबर ही होता है, मैग्नीट्यूड में होता है, ठीक है, तो साइन अपोजिट होता है, तो प्लस का 1.6 10 -19, या फिर इसे कभी सिंबल के थ्रू लिखेंगे तो E लिख देते हैं ओनली, है ना, क्योंकि वो पॉजिटिव साइन के साथ लिखा हुआ है। तो प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ही इक्वल है मैग्नीट्यूड, ठीक है। मास
तो ये हम लोगों ने बेसिक मोल कौन सा पढ़ा था, मास ऑफ वन प्रोटॉन इक्वल टू 1 AMU, है ना। ये याद होगा, एक प्रोटॉन का मास होता है 1.6725 10 माइनस नहीं, वो 31 तो इलेक्ट्रॉन का होता है, इसका केजी में -27 होता है, हम में निकालूं तो -24 हो जाएगा, और यही 1 AMU के बराबर होता है, तो एग्जैक्टली यही 1 AMU होता है। तो एक प्रोटॉन का जो मास होता है एग्जैक्टली 1 AMU के ही इक्वल होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन का m रेशियो क्या आना चाहिए, E ही आना चाहिए, है ना, E डिवाइड बाय AMU, 1 से कोई मतलब डिवाइड करने का, अल्टीमेटली तो प्रोटॉन का E बाय m रेशियो या स्पेसिफिक चार्ज आएगा ओनली E, ठीक है, क्लियर। इसके बाद अब आएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो डिस्कवरी है वो जेम्स चैडविक के नाम है, ठीक है, और न्यूट्रॉन का जो सिंबल है वो क्या होता है, N, या फिर जब आप लोग न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे 0N1 से भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन का सिंबल स्मॉल n या फिर 0N1 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन, अच्छा न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 0। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है ना, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है शून्य, 0। मास की बात करें तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है, AMU में बोलते हैं 1.008 AMU, 1.008 लगभग 1 ही है, थ्योरी में हम लोग उसको 1 AMU भी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। बस हल्का सा ऐड होना चाहिए कि जब एग्जैक्ट बात हो लगे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा है प्रोटॉन से, है ना, प्रोटॉन का एग्जैक्टली 1 AMU, उसका एग्जैक्टली 1.08 AMU है ना, लेकिन न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में हम लोग अप्रॉक्सीमेट सेम ही ले लेते हैं, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में। थैंक यू, VIP ट्रीटमेंट हो रहा है, केजी में, हाँ केजी में लिखना हो लिख लो। वैसे देखो 1.67 इसमें भी होता है, जैसे कि 1.67 है, इसमें डेसिमल की 2 डिजिट और लिखनी पड़ेंगे। प्रोटॉन में 1.6725 into 10⁻⁻27, उसमें लिखना हो 1.6748 into 10⁻⁻27, लगभग सेम ही है ना, डेसिमल के थर्ड से जाके चेंज होता है, लेकिन न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में हम लोग लगभग बराबर मानते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास एप्रोक्सीमेट सेम मानते हैं। न्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज बताइए कितना होगा, 0 है ना, चार्ज ही 0 है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पे चार्ज 0, मास तो 1 AMU है, लेकिन 0/1 AMU 0 ही आएगा, ठीक है, तो 0 लीजिए। इसके बाद आता है अल्फा पार्टिकल। अच्छा, ये जो अल्फा पार्टिकल है ये कोई एटम का फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट पार्टिकल है, कहीं ना कहीं हमें मिलेगा ये, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल एक्चुअली हीलियम एटम न्यूक्लियस को बोलते हैं, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम इज डिफाइंड एज अल्फा पार्टिकल, ठीक है। हीलियम एटम का जो न्यूक्लियस होता है ये अल्फा पार्टिकल होता है। अब कैसे बनाएंगे, देखो हीलियम होता है He4, तो हीलियम का सिंबल क्या होता है 2He4, है ना। हाँ, ये भी हीलियम एटम है, गोल्ड एक्सपेरिमेंट वाला है। हाँ क्या करें सर, जो थिन फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट था सर, वो वाला है ये। हाँ, अभी आएगा वो वाला है ना, उसमें अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डिंग कराया है, बम्बार्डिंग। तो हीलियम न्यूक्लियस जो है वो इस तरह का केस होता है कि उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर हमें उसका न्यूक्लियस ही चाहिए तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ेंगे, निकालने पड़ेंगे, और उससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो हीलियम एटम पे 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और ये एक तरह से हीलियम के न्यूक्लियस का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। और यही है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल कहीं लिखा हो, अल्फा पार्टिकल इज डिफाइंड एज हीलियम एटम, सेकेंड ऑप्शन न्यूक्लियर हीलियम एटम, इसमें कौन सा सही होगा,
न्यूक्लियस है ना, हीलियम Nucleus. एटम नहीं बोलते, हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, इसका सिंबल हो जाएगा 2 डबली, इसीलिए इसको डबली आयनाइज बोलते हैं, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, उस पे चार्ज डेवलप हो गया 2 यूनिट का, है इसलिए थ्योरी में इसको डबली आयनाइज हीलियम एटम या न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, दोनों का एक ही, ठीक है, सिंबल हो गया 2G4+, या फिर अल्फा पार्टिकल का सिंबल अल्फा ही होता है, अगर अल्फा भी लिख देंगे एज ए पार्टिकल, जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो अल्फा ही का सिंबल भी मान लिया। अच्छा, अब इस आते हैं चार्ज कितना है, एक अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है बताओ। So +2. नहीं, +2 तो मैग्नीट्यूड है, एक इलेक्ट्रॉन निकालने पे इसी एटम पे ई मैग्नीट्यूड का चार्ज आता है, और ये तो कितना आ गया चार्ज, 2e प्लस का 2, तो एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन का ई, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना आएगा, आया नहीं, अब आ गया 2 से 2 क्या करेंगे, हाँ, अगर एक कूलॉम में निकालना है तो E की वैल्यू रख देंगे 1.6 10⁻⁹, तो ये आ जाएगा 3.2 न्यूटन कांस्टेंट एग्जैक्ट है ना, लेकिन 2E याद रखो, बाकी तो निकालना हो तो निकाल ही देंगे, E की वैल्यू तो याद ही है, ऐसा नहीं है। मास अगर पूछे कोई अल्फा पार्टिकल में तो कैसे होगा, अल्फा पार्टिकल के न्यूक्लियस में बस 3 चीजें हैं, 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन, ठीक है, एक प्रोटॉन का मास 1 mu के बराबर है और एक न्यूट्रॉन का मास भी 1 mu के बराबर है, तो 4 mu हो जाएगा, ठीक है, बोलो समझ में आएगा, ये मैंने 4 mu लिख दिया, कैसे, 2 प्रोटॉन है इसके न्यूक्लियस में और 2 ही न्यूट्रॉन है, 2 प्रोटॉन का नेट मास 2 mu, 2 न्यूट्रॉन का भी 2 mu, वो 1 mu ही लेते हैं न्यूट्रॉन का, 2 + 2 पूरा हो गया 4, ठीक है। So 4 mu कैसे आया सर, या फिर से बता दीजिए। 4 mu कैसे है, इसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 ही न्यूट्रॉन है, ठीक है, अब एक प्रोटॉन का मास कितना होता है 1 mu, तो 2 प्रोटॉन का मास कितना होगा 2 mu, और एक न्यूट्रॉन का मास भी 1 mu और 2 न्यूट्रॉन का मास फिर से 2 mu, तो टोटल हो गया। अच्छा, अब इसमें E/m रेशियो 2E/, उसी को सिंपलीफाई करके क्या लिख देंगे E/, तो अल्फा पार्टिकल में स्पेसिफिक चार्ज होता है E/2, अल्फा पार्टिकल में स्पेसिफिक चार्ज या E/m रेशियो आएगा E/2, ठीक है, क्लियर। एक और बच रहा है पॉजिट्रॉन, ठीक है, पॉजिट्रॉन का नाम बहुत रेयर सुनने में आया होगा, आप लोगों ने सुना है, देखो पॉजिट्रॉन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस तरह के पार्टिकल की भी हम लोग बात करेंगे, उसमें ये बोला जाता है कि नेचर में जितने भी पार्टिकल, जितने भी चार्ज पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, उनका कहीं ना कहीं एंटी पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन है तो नेचर में इसका एक एंटी पार्टिकल होगा, प्रोटॉन है तो उसका भी एंटी पार्टिकल होगा। अच्छा, एंटी पार्टिकल का कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा पार्टिकल जिसका मास उस पार्टिकल के सेम हो लेकिन चार्ज जस्ट अपोजिट हो, तो वो उसका एंटी पार्टिकल हो जाएगा। पॉजिट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब पॉजिट्रॉन का जो मास होगा वो इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होगा, लेकिन चार्ज जस्ट अपोजिट होगा, इलेक्ट्रॉन पे -e का चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पे +e का होगा। हाँ हाँ, प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा, बिल्कुल सही, क्योंकि तो प्रोटॉन के बराबर होता है, तो एंटी पार्टिकल ये इलेक्ट्रॉन का है, इसका मतलब इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का अपोजिट होगा, है ना, डायरेक्टली प्रोटॉन के चार्ज के बराबर हो जाएगा, लेकिन मास जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, मास प्रोटॉन के बराबर नहीं होगा, क्योंकि एंटी पार्टिकल वो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इसकी इंफॉर्मेशन कैसे लिखेंगे, इसका सिंबल हो जाएगा E या E+ लिख दिया है ना, ये अलग से प्लस जरूर लगा दिया है,
क्योंकि जिससे याद रहे कि हाँ इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड में वो इसके बराबर इलेक्ट्रॉन है। और इसका चार्ज प्लस का 1.6 into 10⁻⁻19 एक तरह से वो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर है, और मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, मतलब 1/1836। और इसका E/m रेशियो एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन के ही बराबर आ जाएगा। E/m में इलेक्ट्रॉन चार्ज का के मैग्नीट्यूड ही दिया जाता है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन के ही इक्वल आएगा, ठीक है ना? बोलो भाई, क्लियर? तो ये बस बेसिक है। अच्छा, अभी कुछ आर्टिकल आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसे न्यूट्रिनो भी पढ़ेंगे, है ना? एंटीनो मेसॉन करके कुछ पार्टिकल पढ़ेंगे, ईटा पार्टिकल, लेकिन अभी वो उनको हम लोग नहीं पिक्चर ला रहे हैं। जब हम लोग मॉडर्न केमिस्ट्री से पढ़ेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन ये तो इतनी इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में सभी को होनी चाहिए, है ना? इसके गाड़ी आगे पड़ेगी, ठीक है, इसलिए मैंने इनको आपको बता दिया। सर ये अब इसमें देखो क्वेश्चन, हाँ बेटा, सर पॉजिट्रॉन एक बार सर फिर से बता दीजिए। अब पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस इतनी इंफॉर्मेशन अगर है तो आप सारी चीजें खुद ही बताते चले जाओ, है ना? बस ये लाइन पता होनी चाहिए, पॉजिट्रॉन इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंटी पार्टिकल क्या होता है? एंटी पार्टिकल जिस भी पार्टिकल का एंटी पार्टिकल होता है उसका मास सेम होता है उस पार्टिकल के, लेकिन चार्ज अपोजिट होता है। और सर इसका मास सर 1/1836 है। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास mu इतना ही होता है ना, 1/1836, तो इसका मास उसी के बराबर है, इलेक्ट्रॉन के ही मास के इक्वल है। तो मास एंड चार्ज इक्वल होगा, बस साइन अपोजिट होगा चार्ज में। हाँ, मास बराबर हो, साइन चार्ज का साइन अपोजिट होगा, यस, चार्ज मैग्नीट्यूड सेम होगा, साइन अपोजिट होगा, ठीक है। ये एंडरसन, ये साइंटिस्ट जिन्होंने जो डिस्कवरी की पॉजिट्रॉन का जो डिस्कवरी किया था वो एंडरसन है। अब जेम्स जेम्स चैडविक थे, लेकिन एंडरसन एंडरसन ही फेमस है। सर आपकी वॉइस में थोड़ा एको आ रहा है। यस सर, जैसे लग रहा है थोड़ा दूर से बोल रहे हैं आप। यस सर, कुछ गड़बड़ कर रहा है, नेटवर्क थोड़ा बोला क्या? अब आ रही सही आवाज आ रही? अरे ठीक है, देखते हैं एक बार तो। सर स्टार्टिंग ही से ऐसी आवाज आ रही है। सर हेडफोन नहीं लगाएंगे तो सर एको करेगी। अभी आवाज में दिक्कत आ रही है? सर थोड़ी बहुत से सर लग रहा है सर अब दूर से बोल रहे हैं सर, तो कभी कभी वर्ड सर क्लियर नहीं आ रहे हैं। बीच में आप लोग भी घूम जाओ, कभी भी आओ। अरे ये पता करो शिवम सर से, इसका चार्जर कोई लाया है? आईपैड का चार्जर आज मैं लाना भूल गया, अगर कोई टीचर लाए हो तो पता करो। देखो ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चंस में सिंपल E/m रेशियो के पे बेस्ड पूछे जाते हैं। जैसे हम कुछ पार्टिकल नाम दे दिए जाएंगे, ठीक है, तो बोलेगा as a falling particle in decreasing order their E/m। अरे वो मैंने समझाने के लिए लिखा हूँ, क्वेश्चन इतना है बस। ड्यूटेरियम D जो सिंबल होता है ड्यूटेरियम। अब यहाँ पे आपको कितने 4 पार्टिकल दे रखे हैं, कौन कौन से? एक इलेक्ट्रॉन, 5 अच्छा, एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब तो जाने पहचाने, अल्फा पार्टिकल। एक बस नया जो दिख रहा है वो D+ दिख रहा है, ठीक है। तो कोई नया दिखे तो घबराना नहीं है हम लोग को, बस ये आइडिया होना चाहिए ड्यूटेरियम किस एटम का सिंबल था। तो ये हाइड्रोजन का सेकंड हेवियर आइसोटोप होता है,
हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1s1, 1su, 1s3। इसमें 1s2 को ड्यूटेरियम डी बोलते हैं, इसको सिंपल डी दिया गया, और 1s3 को टी बोला गया, ट्राइटिरियम। ठीक है, इसको तो प्रोटियम भी बोलते हैं, पहला आइसोटोप प्रोटियम होता है। तो कभी भी लिखा जाए तो समझ जाना कि वो हाइड्रोजन का सेकंड हैवियर आइसोटोप है, इसका सिंबल 1s2। डी किसको सो रिप्रेजेंट करता है, 1s2, है ना। अब देखो हम लोग को क्या करना है, सबके E/M का रेशियो लिखना है, E/M का रेशियो। तो देखो इलेक्ट्रॉन का E मिला है, तो इलेक्ट्रॉन का E/M रेशियो क्या हो जाएगा, E डिवाइडेड बाई 1836। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1836 टाइम्स ऑफ E। ठीक है, जान तब तक चलेंगे, ठीक है, नहीं तो फिर ऑफलाइन में चलेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चों कभी आओ यार, सेंटर घूम जाओ, तो कल आऊंगे। है गुजरात का जो अमिताभ बच्चन नहीं ऐड करते हैं, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी ऑनलाइन वाले बच्चों से, कुछ दिन तो गुजारो ऑफलाइन में। तो प्रोटॉन का जो E/M रेशियो वो क्या हो जाएगा, वो E हो जाएगा, 1 लिखने का मतलब। न्यूट्रॉन तो 0 ही 0 होता है, कहानी खत्म हो गई। अल्फा का E/2 हो जाएगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि अल्फा का चार्ज होता है 2, मास होता है 4 MU, तो अल्टीमेटली बचेगा E/2। और ड्यूटेरियम का चलो निकाल ले, नया पार्टिकल आएगा तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको तरीका बताते हैं, देखो जैसे D+ निकालना है तो आप देखो इस पे कितना चार्ज है, 1 यूनिट का, बस इसके सामने E और चिपका दो, है ना, क्योंकि 1+1+ कब आया होगा, जब इसकी वैलेंस से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल लिया है, तो इस पे चार्ज आया E। हाँ, और मास, ये हम लोग बेसिक मोल कांस्टेंट पढ़ा था कि जो मास नंबर होता है, जैसे ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 है, उसी के आगे AMU लिख दो, तो ये ड्यूटेरियम पे एक एटम का मास मिल जाएगा 2 MU। ये डायरेक्ट बताने का तरीका मैं बता रहा हूँ, डिवाइड बाई 2 MU, मतलब इसका E/M रेशियो अल्फा पार्टिकल का क्या आ गया, इक्वल आ गया। ड्यूटेरियम आयन अल्फा पार्टिकल का E/M रेशियो क्या आ गया, इक्वल। अब हमें ऑर्डर में अरेंज करना, तो बताओ सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है, इलेक्ट्रॉन, तो इसको सबसे आगे लिख दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इसके बाद प्रोटॉन, डिक्रीजिंग बोला था क्या, तो डिक्रीजिंग सबसे पहले लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन, इसके बाद प्रोटॉन। अब 2 का बराबर है ना, एक तो D+ और अल्फा पार्टिकल का क्या है, बराबर है, और सबसे कम न्यूट्रॉन तो उसका 0 ही आएगी भाई, यही आंसर होगा। ये D+, आपने सर, ये आपने शॉर्ट ट्रिक सर क्या बताई? हाँ वही फिर से बता देता हूँ, जैसे कोई नया आयन मिल जाए, कोई भी नया आयन, ठीक है, D+ दे दिया, तो इस पे चार्ज देखने का तरीका है, इस पे आपको कितने यूनिट चार्ज है, +1, लेकिन +1 चार्ज पे तब आया जब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है, तो उस पे नेट चार्ज डेवलप हो गया है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, तो उस पे चार्ज है 1 × E। अच्छा, इस पे हम लोग डबल प्लस लिखा होता तो मैं लिख देता 2, अगर मान लो ट्रिपल प्लस लिखा होता तो मैं लिख देता 3, है ना। तो कोई भी आयन उस पे देख लेना कितना चार्ज है, जितने यूनिट का, उसके आगे E और लगा देना, तो वो उस पे चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब मास कैसे देखें, तो उसके सिंबल में जो मास नंबर है, ये तो पता ही होगा कि कोई भी एलिमेंट है तो उसके ऐसे अगर उसको रिप्रेजेंट करें जनरल, ठीक है, तो ये जो सुपरस्क्रिप्ट में नंबर होता है मास नंबर होता है, और एटॉमिक सबस्क्रिप्ट जो होता है एटॉमिक। बहुत ज्यादा डिस्टर्ब आ रही है सर आपकी आवाज। एटम का जो मास है, एटम का जो मास है उसको मास नंबर के आगे AMU लगा दो, जैसे मास नंबर 2 है और उसके आगे लगा दो AMU, तो ये इसका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा।
नहीं एटॉमिक नंबर और मास नंबर तो पॉजिटिव नहीं होते हैं। अच्छा चार्ज माइनस, हाँ चार्ज हो सकता है लेकिन हमें चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना होता है E by MS। सपोज यहाँ पे -2 करा होता तो माइनस हम लोग नहीं देखते, हम लोग 2 लिखते आगे E करा देते, ठीक है, क्योंकि चार्ज का केवल क्या देना है मैग्नीट्यूड। हाँ वो तो मास नंबर के बराबर mu चार्ज उसका मास हो जाएगा, है ना, तो मास नंबर तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, ठीक है क्लियर। जैसे एक ये जैसे है ये वाला भी कर लीजिए आप, राइट द E by वैल्यू ऑफ, इसमें देखो डिफरेंट टाइप के आयंस दे दिए गए, अब यहाँ पे बड़े-बड़े आयन ले लिए, एकदम छोटे-छोटे पार्टिकल की बात कर रहे हैं, लिथियम और बेरिलियम प्लस का E by M रेशियो E by 7 बहुत बड़े हैं, है ना, फिर सॉल्विंग बड़ा है, कोई भी आयन दे है ना, Li प्लस का नहीं आ रही सर। हाँ Li प्लस का कितना आ रहा है बेटा E by 7, तो इसमें चार्ज +1 है तो इस चार्ज E हो जाएगा और डिवाइड बाय 7 कर दो, 7 AMU उस पे मास हो गया, AMU लेने की कोई जरूरत ही नहीं है इसलिए E by 7, ठीक है। बेरिलियम 2 प्लस आयन पे बता दो ऐसे ही E by 2E/9 बहुत बड़े, ये इस पे विचार ऑब्जेक्टिव में कई सारे ऑप्शन बना देगा, उसमें सही वाला पता लगा लेना आपको, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होगा। अब इसके बाद है हमारा थॉमसन एटॉमिक मॉडल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन बिना थॉमसन को पढ़ाए आगे बढ़ नहीं सकते, है ना, इसलिए इसको पढ़ाना ही पड़ता है, इंपॉर्टेंट आगे बढ़ा है, अदर कोड ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें खुदा खासा एक दो बार आया होगा क्वेश्चन पिछले 20 सालों में मैंने देखा है, क्योंकि इसमें ज्यादा मसाला है नहीं, थॉमसन मॉडल में ज्यादा बात नहीं है, पूछेगा बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, तो पढ़ना तो सभी कुछ है लोगों, तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल जो है ये इसको 2-3 नाम दिए गए हैं, है ना, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, रेजिंग पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, एंड वाटर मेलन मॉडल भी बोलते हैं, है ना, ये तीनों नाम इसी मॉडल के को दिए गए। हाँ ये थॉमसन बता सकते हैं सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। यस सर, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। क्या करे बेटा, मैं तो बोल ही रहा हूँ सर मुझे तो आ रहा है। सर बहुत ज्यादा कट कट के आ रही है और एको भी आ रहा है। अब आ रही है सर कुछ क्लियर नहीं है मैं। यस सर, क्लियर नहीं है, जैसे सर पहले होती थी वैसे नहीं है सर। यस सर पहले ऐसी नहीं है। रीजन या नेटवर्क ही हो गया, मैं चेंज करके देखता हूँ यार। डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नो सर, आवाज आ रही। नहीं अभी बच्चे हैं, अब आई है आवाज सही? यस सर, वो पहले यस से सर बेटर अब है। क्लियर। ये अब आगे 5G से पहले से बेटर है। चल रहा है। देखो अब इसमें देखो इस मॉडल में ज्यादा बातें हैं नहीं, मैं आपको फ्लो में बता देता हूँ, ठीक है, लिखा सब है, इसको बस समझ लीजिए। देखिए ये शुरुआत में जो है बोर मॉडल तक थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है, इसमें समझ पूरा लिख लीजिए, लिखने में जितना लिख पाए लिख लीजिए, नहीं तो बाद में लिख लीजिए, है ना, नोट्स में दे दूंगा, समझने वाला पॉइंट ज्यादा है। देखो ये मॉडल जो है इसमें थॉमसन ने एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए
कुछ बेसिक 3 पोस्टुलेट ऐसे हैं जो मतलब के हैं, है ना, जो आपको पूछे जाएंगे, तो यही 3 पोस्टुलेट हैं जो हमें बताना है। क्या क्या ज्यादा बातें बताई ही नहीं थी पहले बात तो। पहला पॉइंट क्या है इनका, इनके मॉडल के कुछ पोस्टुलेट, पोस्टुलेट मतलब कि देखो उस समय क्या ईयर था, देखो 1898, उस समय एटम के बारे में, एटम के उससे पहले केवल एक थ्योरी पॉपुलर थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। और डाल्टन भाई साहब ये कह रहे थे कि एटम इज द मोस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। उनका कहना था कि एटम से छोटा कोई पार्टिकल ही नहीं होता है, एटम को हम लोग डिवाइड ही नहीं कर सकते। डाल्टन की थ्योरी तो ये कह रही थी। ये थॉमसन पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जो बता रहे थे कि एटम के अंदर क्या है। एटम, इनके अकॉर्डिंग एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, ठीक है। और ये मॉडल इसलिए वो दे पा रहे थे क्योंकि इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन की क्या करी थी, डिस्कवरी करी थी। तो ये अपने मॉडल में इलेक्ट्रॉन को इन्होंने हाईलाइट किया। तो इन्होंने, इनका पहला पॉइंट क्या था, एटम इज ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। पहला पॉइंट उनका पोस्टुलेट यही है कि एटम क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल क्या मतलब है, मतलब एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज है नेट उतना ही निगेटिव चार्ज है ना। न्यूट्रल का मतलब जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है नेट उतना ही निगेटिव चार्ज, ओवरऑल को न्यूट्रल, ओवरऑल में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अच्छा, और एक मोटा मोटा एटम की रेडियस के बारे में आइडिया किया था कि नेचर में उस समय उन्होंने जितने एटम की स्टडी करी होगी उसके रिस्पेक्ट में बोला था कि एटम की रेडियस नियरली 1 एंगस्ट्रॉम के आसपास लाई करती है। और ये बात मोटी मोटी सही थी, ऐसा लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है कि सभी एटम की रेडियस 1 एंगस्ट्रॉम होती है, लेकिन 1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम इस रेंज में सभी आ ही जाते हैं। जितने भी एटम है, सीजियम भी देखें तो बहुत बड़ा एटम नहीं है, वो भी 7 एंगस्ट्रॉम के आसपास उसकी रेडियस होती है। तो ये एक रफ आइडिया उन्होंने दिया था, पहला पॉइंट। एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम इतना होता है, 10⁻10 मीटर, ठीक है। हाँ, डिस्टेंस की छोटी यूनिट है बहुत। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 मीटर, 1 पिकोमीटर -12 होता है, 1 फर्मी -15 मीटर होता है। हाँ, तो वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में उन्होंने। सेकेंड पोस्टुलेट क्या है, अच्छा ये जो पोस्टुलेट पढ़ रहे हैं ये 100% सही है, अभी हम लोग ये नहीं बात कर रहे हैं, उन्होंने क्या बताया अभी ये बात कर रहे हैं, है ना। और आज के डेट में हम लोग अपने नॉलेज से अगर बात देखेंगे तो बहुत सारी बातें इसमें गड़बड़ भी हैं, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने बताया वो हम लोग हिस्टोरिकल हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि उन्होंने क्या बताया था, ठीक है। फिर बाद में इसको हम लोग कंक्लूड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, वो सब बात की बात है। सेकंड पॉइंट क्या था, पॉजिटिव चार्ज। इनका कहना था कि जो एटम में पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्रू आउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। एटम में पॉजिटिव चार्ज एटम के बल्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और नेगेटिव चार्ज जो होते हैं वो बीच बीच में एम्बेडेड होते हैं, लाइक सीड इन वाटरमेलन। इनको वाटरमेलन बहुत पसंद था, इन्होंने एग्जांपल वाटरमेलन को ले लिया। इनका कहना था जैसे वाटरमेलन है तो उसमें जो खाने वाला प्लम है, मतलब जो मटेरियल है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। पॉजिटिव चार्ज को कंपेयर किया उन्होंने प्लम से, है, और उसमें जो सीड्स है ना, वो इलेक्ट्रॉन को से कंपेयर किया, और जैसे उसमें सीड जगह जगह बीच में एम्बेडेड होते हैं, फंसे रहते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन भी एटम में उसके बल्क में फंसे रहते हैं। ये इस तरह से उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया, ठीक है। और तीसरा पॉइंट उन्होंने ये भी बताया, प्लम जो खाने वाला मटेरियल होता है, ठीक है। तो अच्छा, और उसमें तीसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन पे जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहे होते हैं वो 0 होते हैं। जैसे बीच में इलेक्ट्रॉन दिखाया है और इसके चारों तरफ, जैसे मैंने एक ये पॉइंट कंसीडर किया, यहाँ पे जितनी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी, है ना, इसके जस्ट अपोजिट अगर आप पीछे इसको ट्रेस करें सेम डिस्टेंस में यहाँ पे जो पॉइंट होगा यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सेम होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इलेक्ट्रॉन को चारों तरफ से जो फोर्स लग रहे होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे। इस वजह से नेट फोर्स क्या हो रहा होगा, कैंसिल आउट,
भाई ये वाला फोर्स ये कैंसिल करना है, इधर से जो फोर्स लग रहा है वो ये कैंसिल कर रहा है, तो 3D में अगर उसमें देखा जाए चारों तरफ से जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो 0 होगा। तो ये इन्होंने 3 जो पोस्टुलेट्स हैं वो इनके मॉडल के मेन पोस्टुलेट हैं, ठीक है। अब इतना पढ़ने के बाद आपको मुझे ये बताना है कि इसमें कितनी बातें आज की डेट में देखा जाए तो सही है और कितनी गलत है। सर थर्ड वाला सही है। नहीं, सब तो गलत नहीं है, एक पॉइंट सही है, पहला वाला। पहला वाला एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन बाकी दोनों बातें गलत है। नहीं, हम लोग यहाँ पे ये नहीं कर रहे। देखो, किसी व्यक्ति ने पहला प्रयास करके मॉडल दिया, उस समय एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बता पाना ही साइंटिस्ट लोगों के लिए मुसीबत की जड़ थी, वहां तक पहुंच पाना ही मुश्किल था। जो उनके पास ऑपरेटर्स थे, जो भी उनके पास सुविधाएं थी, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यहाँ तक जा पाना उस आज के समय से मत देखो। आजकल साइंस बहुत डेवलप हो गया, आजकल तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक इतनी ज्यादा मॉडर्न टेक्निक है कि कोई आपको छोटा सा सैंपल पाउडर दे दिया जाए, है ना, तो लैब में जाके एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप बता सकते हो कि उस सैंपल में एटम कितने हैं, उसमें बॉन्ड कितने टाइप के हैं, कितने टाइप के ऑर्गेनिक तो फंक्शनल कौन कौन से हैं, बॉन्ड लेंथ, ये सब चीजें बता सकते हैं। लेकिन उस समय कहाँ इतना साइंस डेवलप है। वो स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक सबसे मॉडर्न टेक्निक है। तो आज की डेट में देखा जाए तो इनकी एक बात पूरी तरह से सही है, वो बिल्कुल सही है, उसको इससे नकार नहीं सकते। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और नेट पॉजिटिव चार्ज नेट नेगेटिव चार्ज से बराबर होता है, लेकिन ये दोनों बातें पूरी तरह से रॉन्ग है, ठीक है। क्लियर? क्या रॉन्ग है? इन्होंने ये जो सीड वाला कंपैरिजन किया, वाटरमेलन के चक्कर में फंस गए ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इन्होंने बोल दिया कि सीड एक रेस्ट पार्टिकल है, और अगर बोर मॉडल भी आप लोग जानते हो तो इतना जानते हो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों डिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन कोई रेस्ट पार्टिकल नहीं है, वो मोशन में होता है। और आगे सोडिंगर पढ़ोगे तो वो बोलेगा वेव मोशन कर रहा होता है, वो एक वेव के फॉर्म में ऑसिलेट कर रहा होता है ना, मतलब और ज्यादा बातें उसमें जुड़ जाएंगी। तो इलेक्ट्रॉन इज नॉट रेस्ट पार्टिकल, है ना, तो इनके मॉडल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन रेस्ट पार्टिकल है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो ये इन्होंने बताया था, ये हमें पता होना चाहिए कि अभी थ्योरी में आ जाए तो ये पता होना चाहिए क्या क्या बताया था, कौन सी बातें सही थी कौन सी गलत थी। ये मैंने ड्रॉबैक्स लिख दिए हैं। अकॉर्डिंग टू थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इलेक्ट्रॉन इज ए स्टेशनरी पार्टिकल, स्टेशनरी मतलब रेस्ट पार्टिकल है, बट दिस स्टेटमेंट वाज रॉन्ग, है ना, ये स्टेटमेंट गलत। हाँ, रदरफोर्ड ने यही बात इस मॉडल को कॉन्ट्रडिक्ट करके अपना मॉडल दिया था कि पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में यूनिफॉर्मली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड, वो छोटे से एक सेंटर पे एक छोटे से स्पेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसी को न्यूक्लियस बोला। तो अभी आगे पढ़ेंगे। हाँ बताओ बेटा। तो इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में तो कुछ नहीं कह पाए थे। हाँ, स्टेबिलिटी के बारे में तो कुछ ऐसा अलग से कुछ नहीं बताया। पहली बात तो होता है उन्होंने इलेक्ट्रॉन को रेस्ट ही मान लिया था, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ स्टेबल है। स्टेबिलिटी की बात तब आएगी जब इलेक्ट्रॉन को मोशन में मानते हैं, उन्होंने मोशन में माना ही नहीं, है ना। तो एग्जैक्ट स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया। अच्छा, ये थोड़ा मैंने एनसीईआरटी का ले लिया है, क्योंकि आजकल जैसे पेपर बन रहे हैं मेंस के, तो वो एनसीईआरटी से ही सीधे बातें चुरा के क्वेश्चन बना रहे हैं। एनसीईआरटी लाइनों से ही वो क्वेश्चन को टप कर रहे हैं। तो एक बार जल्दी देख लेते हैं एनसीईआरटी ने क्या क्या बातें बोली हैं। देखिए, इस मॉडल में J.J. Thomson in 1898 proposed that atom possesses spherical shape, है ना, एटम स्फेरिकल शेप का है, रेडियस अप्रोक्सीमेटली 10.10 मीटर, वही 1 एंगस्ट्रॉम, in which the positive charge is uniformly distributed. Positive charge क्या है? Uniformly distributed है. The electrons are embedded in such a manner so give the most stable electrostatic arrangement. मतलब उस पे नेट फोर्स कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए वो मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट शो कर रहा है। Many different names are given to this model, for example plum pudding, raging pudding, watermelon, ये सब बताइए। This model can be visualized as a pudding or watermelon of positive charge with plum or seeds electron embedded into it, ठीक है। तो एनसीईआरटी भी वही लिख रही है ना, जिसको हम लोगों ने पॉइंट वाइज पढ़ा है
3 पॉइंट में तब्दील कर दिया, एनसीईआरटी ने पूरा ऐसे लिख दिया उस पे, ठीक है। लेकिन वही सब बातें, बाद में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, क्योंकि पहली बार उन्होंने कुछ तो बताया एटम के बारे में, भले ही गलत बताया है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन शुरुआत करना बड़ी बात है। अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो तब बहुत कमी लोग उस लेवल पे पहुंच पाते थे। आजकल तो है ना, पढ़ाई की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। समय समझ लो कि मतलब ये मैं बताता हूँ कि जब मेरे जो पिताजी ये बताते थे कि हम लोग के समय, उस समय बीए जो कोई कर लेता था, ग्रेजुएशन कर लेता था, उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी, है ना, उनके टाइम की बात आ रही है। और आज बीए की कहाँ वैल्यू है, बीए बीटेक वालों को वैल्यू थी, है ना, उनको भी बेचारों को फाइट करनी पड़ती है, 10 कंपनी में बैठते हैं तब जाके कोई ठीक उनके जॉब मिल पाती है। तो वही सब चीजें हैं। चलो अच्छा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, सेकंड जो मॉडल है 1911 में उन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया, और जो भी ड्रॉबैक्स थे उनको रिमूव करने की कोशिश की उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। इनका जो ये मॉडल है ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज बेस्ड ऑन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अच्छा, रदरफोर्ड के साथ उनके 2 स्टूडेंट भी थे, वो एक्चुअली जूनियर साइंटिस्ट थे, है ना, उन्हीं के अंडर में वो पीएचडी वगैरह कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, तो स्टूडेंट उनको बोल दिया था। रदरफोर्ड के साथ 2 साइंटिस्ट हैं, हैंस गिगर एंड अर्ड मार्स्टेन, उन्होंने इनकी बड़ी हेल्प करी। मतलब ये इनके एक्सपेरिमेंट, इन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट कराए थे, कई महीनों की मेहनत थी, है ना, लेकिन कुछ जगहों पे ये फेल हो रहे थे, ठीक है। जैसे अल्फा पार्टिकल की जब बम्बार्डिंग करा रहे, तो ये अल्फा पार्टिकल को काउंट नहीं कर पा रहे थे कि कितने % पार्टिकल सीधे जा रहे हैं, कितने स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो उसकी काउंटिंग के लिए ये हैंस गिगर ने एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया था, उसको आज के डेट में गिगर मूलर बोलते हैं। वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था कि एक सेकंड में कितने अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं उसको ये काउंट करता था। हाँ, गिगर मूलर उसको बोलते हैं, गिगर काउंटर भी बोलते हैं। तो ये दोनों साइंटिस्ट मतलब जो थे, इनका भी नाम लिया जाता है इसलिए क्योंकि इनका भी अच्छा खासा योगदान है, ठीक है। अब कराया क्या क्या था इस पर हम लोग को मेन इस पे बात करनी है। तो इन्होंने गोल्ड की एक थिन फॉयल लेते थे। इनका जो फाइनल एक्सपेरिमेंट है वही हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। बहुत से एक्सपेरिमेंट इनके फेल हो गए थे, है ना, उससे वो कोई कंक्लूड नहीं कर पा रहे थे बातें, उन सबको नहीं पढ़ रहे हैं। जो फाइनल रिजल्ट है उसको हम लोग डिस्कस करें। तो अल्टीमेट जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था उसमें क्या किया था उन्होंने, गोल्ड की फॉयल ली थी। ये फॉयल बहुत ही थिन फॉयल थी, इसकी थिकनेस इतनी थी 0.0004/0 फिर 1 सेंटीमीटर। तो आप समझ सकते हैं गोल्ड की इतनी थिन फॉयल बना पाना भी आसान नहीं। गोल्ड जितना होता है उतना ही महंगा, और उस समय के रेट मुझे नहीं पता, आज के रेट पता। अच्छा देखो, ये इतनी थिन फॉयल बना पाना और किसी मेटल के लिए पॉसिबल भी नहीं था। गोल्ड बहुत ही मेलेबल होता है ना। हाँ, तो इसकी बहुत पतली पतली सीड्स हम लोग बना सकते हैं। गोल्ड की जगह प्लेटिनम भी लिया था उन्होंने, सिल्वर भी लिया था, कॉपर की प्लेट भी ली थी, लेकिन इतनी थिन फॉयल को अल्टीमेटली गोल्ड की ही बना पा रहे थे। और अच्छा, थिन करने का लॉजिक भी बताएंगे कि जितनी थिन फॉयल होगी उतने एटम्स कम होंगे, और एटम जितने कम होंगे उतनी स्कैटरिंग के रिजल्ट उतने बेहतर मिलेंगे, ठीक है। तो उसको पेनिट्रेट ज्यादा कर पाएगा, स्कैटरिंग ज्यादा बेटर वे में ऑब्जर्व होगी, है ना। तो वो वही रीजन है। तो इन्होंने क्या किया, गोल्ड की थिन फाइल पे एक चीज देखो, ये क्यूबिकल बॉक्स आपको दिख रहा होगा सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे वो एक रेडियो एक्टिव मेटल रखते थे, रेडियम उन्होंने यूज किया था, थोरियम यूज किया, फिर थोरियम से ज्यादा अच्छा उनको मिल गया रेडियम। हाल ही फिलहाल में मैडम क्यूरी ने डिस्कवरी करी थी रेडियम की। तो रेडियम को रख के रेडियो मेटल होते हैं, रेडियो मेटल के बारे में पता ही होगा, उसके न्यूक्लियस से कुछ इनविजिबल रेज इमिट होती रहती हैं जिनको हम अल्फा बीटा गामा रेज बोलते हैं, लेकिन उनको जरूरत थी केवल अल्फा रेज, ठीक है। तो वो उससे अल्फा रेज की बम्बार्डिंग कराते थे। अल्फा रेज को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से यहाँ पे पास, अच्छा सामने एक स्लिट रखी हुई है ना, ये एक तरह की प्लेट है रेक्टेंगुलर, और बीच में छोटा सा इसमें होल है, बिल्कुल नेडल के डायमीटर के बराबर है। यहाँ पे बहुत बड़ा दिख रहा है आपको,
नेल के डायमीटर के बराबर उस होल से पास कराते थे हम लोग किसको, अल्फा पार्टिकल की जो बीम है ना, हाईली एक्सेलरेटेड अल्फा पार्टिकल की बीम को पास कराते थे, और वो सीधे किस पे इंसिडेंट हो रही थी, गोल्ड फायर पे। इंसिडेंट होने के बाद वो स्कैटर्ड हो रही थी, है ना, और उसके चारों तरफ ये जो देख रहे हो ये गोल्ड की फॉयल से सराउंडेड थी। ये गोल्ड की नहीं है, ये एक्चुअली नॉर्मल फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो आप चारों तरफ देख रहे हो, सर्कुलर सर्कुलर ये वाली, ये स्क्रीन नॉर्मल फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ठीक है। तो इससे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं गोल्ड फाइल पे, और वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे स्कैटर्ड हो रहे थे। अब इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट है वो हम लोग को पता होना चाहिए कि क्या रिजल्ट उन्होंने ऑब्जर्व किए, ठीक है। देखिए देखो इसमें ये वाला डायग्राम बना लेना, ये वाला, और एक इसमें ये वाला डायग्राम, बाकी इसमें बहुत बनाने की जरूरत नहीं है, बाकी समझने वाला ही है। हाँ, एक ये वाला आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, हाँ कर लो ड्रॉ कर लो, ठीक है। और एक वो एक सिंगल एटम वाला, क्योंकि मेन रिजल्ट उसी से हम लोग को समझ में आएंगे। हाँ तो फिर कौन सा है, चलो तो ऑन करो, लेकिन इसमें देखना कि सारे एक से तो नहीं कनेक्टेड, अलग ही काम, एक किसी रूम में एक ही से कनेक्ट कर दिए सारे। तो इसको पहले बना लेते हैं। ये वैसे मॉडल बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे। तो इसको बना लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। बैटरी 11% है, चलो क्लास हो जाएगी, 6 बजे तक तो चल जाएगा। देखो इनको हिस्ट्री की तरफ पढ़िए, पहले इन्होंने ये आया, पहले मुगल आए उन्होंने ये किया, फिर अंग्रेज आया ये किया, जैसे हिस्ट्री में पढ़ते हैं ऐसे ही मॉडल है कि पहले इन साइंटिस्ट ने ये बताया, फिर डेवलपमेंट हुआ, कुछ चीजें सही हो गई, इन्होंने ये बताया, कुछ जो मॉडिफिकेशन हो रहे हैं बस वो हमें देखते आना है कि किस साइंटिस्ट ने क्या बातें नई ऐड करी, क्या बातें नहीं बताई, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा वही जाएगा, और हर मॉडल के कुछ ड्रॉबैक हैं वो पता होंगे, अभी आएंगे। इसमें कुछ फॉर्मूले देखो, देखो थॉमसन तो बेकार मॉडल है, सही बोला है क्योंकि इसमें ना तो कोई फॉर्मूला है ना कुछ, इसमें पूछा भी जाएगा तो वही 2-3 पॉइंट है। रदरफोर्ड थोड़ा सम्मानजनक निगाहों से देखा जाता है, इसमें कुछ फॉर्मूले भी दिए थे, तो वो भी हम लोग वहां तक पहुंच रहे हैं ना, उससे छोटे मोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बन जाते हैं रदरफोर्ड। तो बोर्ड तो बहुत बढ़िया मॉडल, उसमें कई सारे फॉर्मूले, हाँ सुनिएगा तो है, लेकिन उसमें 12th स्टैंडर्ड में उतना है जितना मतलब जिस लेवल के क्वेश्चन यही पूछता है उतना ही पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में इसमें एक्चुअली मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा ऐड हो जाती है, तो वो फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन वाली बातें हम लोग को नहीं पढ़ना, लेकिन बेसिक इक्वेशन उसके एप्लीकेशन ग्राफ वो पढ़ना है, ठीक है। जो सिलेबस में वो सब पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो चले आगे बढ़े फिर। देखो इसमें देखो ये ऐसा कुछ दिखाया गया कि गोल्ड एटम में कुछ गोल्ड के एटम्स होंगे, ठीक है, ये ऐसा दिखाया गया, ये जो ब्लू ब्लू देख रहे हो गोल्ड एटम है, और इनमें से किसी एक एटम को अलग करके ये वाला डायग्राम दिखाया गया, तो हम लोग को मतलब इस वाले डायग्राम, ठीक है। अब देखो ये एक्सपेरिमेंट के कुछ ऑब्जर्वेशन थे और उनके बेसिस पे कुछ उन्होंने रिजल्ट्स निकाले थे, कंक्लूजन जिसको बोलते हैं, है ना, मेरे ख्याल से दोनों एक ही जगह लिख दिए हम लोगों ने। तो देखो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, इन्होंने देखा रदरफोर्ड ने कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट लाइन थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड, है ना। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली थ्योरी में बोलते हैं 99% पार्टिकल, ऐसा लग रहा था कि 99% पार्टिकल सीधे सीधे एटम को बिल्कुल पेनिट्रेट करते हुए सीधे सीधे विदाउट एनी स्कैटरिंग स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रहे हैं, और जस्ट फॉयल के बैक साइड पे
जो हिस्सा है फ्लोरोसेंट स्क्रीन का, वहां पर वो क्या कर रहे थे, ग्लो डेवलप कर रहे थे, क्योंकि फ्लोरोसेंट स्क्रीन के इनर वॉल पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी है ना। फ्लोरोसेंट मटेरियल होता है, उस पे कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल टकराएगा तो रेड कलर का थोड़ा सा फ्लैश डेवलप होता है। उससे आइडिया रखता था कि यहाँ पे मटेरियल जाके टक टक जहाँ डिंग 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 फ्लैश डेवलप हो रहे थे, तो उससे उनको एक आइडिया लग रहा था। तो सबसे ज्यादा फ्लैश डेवलप हो रहा था फ्लॉयल के जस्ट बैक साइड पे, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट थ्योरी बोलते हैं कि 99% पार्टिकल ऐसे थे जो जस्ट फॉयल के बैक साइड पे फ्लैश डेवलप करते हैं, ठीक है। ये पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, ए फ्यू ऑफ देम वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल। कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो कुछ स्मॉल एंगल, जैसे मैंने यहाँ दिखाया कि किसी अल्फा एंगल पे स्कैटर्ड हो रहे थे, ये कुछ एक्यूट एंगल थे, और कुछ केस में वो ऑब्ट्यूज थे, मतलब कुछ केस में लेस देन एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहा था और कुछ में ग्रेटर देन 90 पे, है ना। लेकिन ये पार्टिकल बहुत ज्यादा नहीं थे, 1% भी नहीं होंगे पूरी तरह से, क्योंकि 99% पार्टिकल तो सीधे सीधे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डेविएशन फॉयल के जस्ट बैक साइड पे कोलाइड कर रहे थे, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल थे, मोटा मोटा 1% से भी कम नहीं थे, जो कुछ एक्यूट एंगल पे, है ना, डिफ्लेक्ट हो रहे थे। बोलो भाई। और लास्ट में तीसरा ऑब्जर्वेशन जो था, ये काफी इंटरेस्टिंग था। 20,000 में अप्रॉक्सीमेटली एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो सीधे आ रहा था और अपने मास को रिलीज करके वापस आ रहा, ऐसा लग रहा था किसी बहुत हैवी मास से वो कोलाइड करके वापस आ रहा है ना। तो वो नंबर बहुत ही रेयर थे, ये थ्योरी में बोला था आउट ऑफ 20,000 में कोई एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो फॉयल से रिबाउंड बैक हो रहा था, जिस पास से आ रहा था 180 डिग्री से रिबाउंड बैक हो रहा है ना। इस तरह से 3 इन्होंने ऑब्जर्वेशंस देखे, ठीक है। अब हर एक ऑब्जर्वेशन से इन्होंने कुछ कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए, ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, अब देखो ये थोड़ी कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको सपोज मुझे, हाँ, कोई किडनैपर बुलाए, उठा के ले गए, आंखों में पट्टी उट्टी बांध के किसी सुनसान जगह ले गए, हमें भी पता कहाँ ले गए, ठीक है, और हमें जाके खड़ा कर दिया, ठीक है, भाग गए, ठीक है। हाँ, मेरे हाथ खुले हुए है ना, बाकी पैर वैर बांध दिए, तो मैं कुछ भाग नहीं पा रहा हूँ, हाथ लेकिन खुले हुए हैं, तब मैं आंखों में पट्टी बंधी हुई है और पट्टी में उतार नहीं पा रहा हूँ सपोज, ठीक है ना, देख नहीं पा रहा हूँ मैं कहाँ पे हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे बढ़िया है कि मैं वहीं पर देखूंगा कुछ, अच्छा आसपास कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कोई दूर दूर का आवाज भी नहीं, कोई साउंड भी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ खड़ा हूँ, तो मैं कुछ क्या करूंगा, कुछ पत्थर तो उठाऊंगा, देखूंगा जमीन में कुछ पत्थर कर लूंगा और उनको फेंकना शुरू कर दूंगा, कम से कम पता नहीं कहाँ खड़े हैं। और मैंने पत्थर फेंका, जूम, थोड़ी देर बाद धप्पा से आवाज आई, अरे फिर मैंने दूसरी डायरेक्शन में फेंका, उधर भी जूम, धप्पा से आवाज आई, जहां पत्थर फेंक रहा हूँ दूर दूर तक जाके गिर रहे हैं, तो मैं समझ जाऊं कहीं किसी ग्राउंड में जाके मुझे खड़ा कर दिया है, आसपास कोई वॉल ही नहीं है ना। बोलो यही कोई कंक्लूजन निकालूंगा? यस तो यही समझिए कि यहाँ भी वही सिचुएशन है कि 99% अल्फा पार्टिकल सीधे सीधे जा रहे हैं। इससे ये पता लगा कि उन्होंने ये कंक्लूड किया कि एटम का 99% पार्ट इम्पटी है, खाली है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल विदाउट एनी स्कैटरिंग सीधे सीधे जा रहे हैं, 0 डिग्री से डेविएट हो रहे हैं, इसका मतलब वहां पे कुछ है ही नहीं, एटम का इम्पटी है, वैकेंट है, खाली है, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन यही था कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या होता है, इम्पटी होता है, खाली होता है। ये पहले ऑब्जर्वेशन का आपका कंक्लूजन है। सेकंड, कुछ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे थे। अच्छा, ये कैसे पता लगा इन्होंने? देखो साइंटिस्ट थे, तो टेक्निकल बातें सोच रहे थे। अल्फा पार्टिकल पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज किसी भी एंगल से डेविएट हो रहा है तो इसका मतलब वो सेम चार्ज से क्या हुए होंगे, रिपेल हुए होंगे। इसका मतलब उन्होंने ये कंक्लूड किया कि एटम के सेंटर में कहीं बहुत स्मॉल सा स्पेस होगा, वहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है ना, क्योंकि ये कुछ अल्फा पार्टिकल एक्यूट या ऑब्ट्यूज एंगल से क्या हो रहा है, डेविएट हो रहा है ना। इसका मतलब द पॉजिटिव चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया, डाल्टन की उस बात को उन्होंने क्या किया,
है ना, कि डाल्टन ने बोला कि पॉजिटिव चार्ज क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा होता तो फिर स्कैटरिंग बहुत जबरदस्त होती, जबकि स्कैटरिंग टोटल 1% भी नहीं हो रही थी। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कहीं बीच में सेंटर में स्मॉल से वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है ना, पूरे एटम में यूनिफॉर्मली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। The positive charge is only concentrated at the center of atom, ठीक है। Positive charge is not uniformly distributed throughout the volume of atom, ठीक है। और एक जो पार्टिकल 20,000 में एक साथ जो अपने ही रास्ते से वापस लौट रहा है, तो वो तो एक केस हो गया कि मैंने पत्थर मारा, मेरे ऊपर आके टकरा गया, तो मैं समझ जाओ मेरे सामने कोई वॉल है, कुछ ऐसी चीज है जैसे टकरा के मेरे ऊपर सब चीजें आ रही है। तो इसका मतलब वही चीज यहाँ पे निकालेंगे कि कोई एटम का जो टोटल मास है वो उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है ना, क्योंकि जो कोलिजन होगी कोई पार्टिकल रिबाउंड बैक कर रहा है ना, तो वो किसी हैवी मास से क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, जिसका मोमेंटम उस अल्फा पार्टिकल के मोमेंटम से कई गुना ज्यादा है, कई टाइम्स हैवियर है, तभी तो वो अपना ही रास्ता बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से बात आती है कि एटम का जो टोटल मास होता है वो भी एक बहुत छोटे से सेंटर पे उसी वॉल्यूम पे कंसंट्रेटेड होता है, और उस छोटे से वॉल्यूम को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो नाम दिया था वो रदरफोर्ड की देन थी, है ना, क्योंकि थॉमसन ने न्यूक्लियस करके उन्होंने तो प्लम प्रोटीन पूरा रास्ता फैला दिया था, है ना। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी कभी आ जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस गोस टू रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी का क्रेडिट रदरफोर्ड मॉडल के नाम जाता है, ठीक है। तो ये पहले इतनी बात हम लोग समझ लेते हैं, फिर उन्होंने कुछ फॉर्मूले भी दिए हैं, तो अभी आगे उसके बाद वही पढ़ाएंगे, क्योंकि वो बातें हो सकता है छोटी क्लासों में, जैसे ये तो 9th में हमने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत, लेकिन अब इसके बाद जो बातें आएंगी वो कहीं ना कहीं आपके लिए नहीं होगी। क्यों इसमें है बोर मॉडल तक थ्योरी है, फिर उसके बाद थ्योरी कम हो जाए, फिर उसमें बस छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, न्यूमेरिकल है, उसमें थोड़ा मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन बिना क्लासिकल पढ़ाए मॉडर्न पढ़ाया नहीं जा सकता है, हम लोग को फ्लो में देखना जरूर पड़ेगा, ठीक है। अगर ज्यादा लिखने में परेशानी है तो देखो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा आराम से, ठीक है। तो ये सब आपको हर जगह मिल जाएगा, हाँ। आपकी रेजोनेंस की सीट, ये जो मैंने इकट्ठा मारा है, ये जो कॉपी किया है, ये रेजोनेंस की सीट का ही मटेरियल है, तो आपको उसमें भी मिल जाएगा। एनसीईआरटी की चीजें भी इसमें मैंने बीच बीच में ली हुई, तो डायग्राम में कुछ थ्योरी जो एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है वो वाली मैंने ले ली है ना। तो नोट्स में मतलब सब लोग खजाना है पूरा, हर तरह से मैंने कोशिश की है कि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो पाए, है ना। कुछ टॉपिक से क्वेश्चन आए तो आपका हो जाए, हाँ। हाँ ये सब तो हम ही लोग ध्यान रखना पड़ता है, वहां से बस ये है कि एक ये है टॉपिक्स का सीक्वेंस होता है कि ये टॉपिक के बाद ये टॉपिक, ये टॉपिक, बाकी आप उसमें कितना कंटेंट ऐड कर रहे हो वो आपको होता है, कितने अच्छे अच्छे एग्जांपल ला रहे हो, बता रहे हो, वो टीचर डिफर करता है, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़े फिर, चले हाँ चलो। तो ये तीन बातें समझ में आ गई कि क्या कंक्लूजन क्या ड्रॉ किए थे। पहला कंक्लूजन है द मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, ठीक है। एटम का मैक्सिमम स्पेस क्या होता है, एम्प्टी होता है। दूसरा है कि एटम, अच्छा ये बात भी उन्होंने इसमें ऐड कर दी थी कि हाँ सेकंड पॉइंट क्या था, हाँ एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, तो निगेटिव चार्ज कहाँ है,
है ना। पॉजिटिव चार्ज तो सेंटर में, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को होता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी उनके सब समय से पहले ही हो गई थी, रदरफोर्ड ने पहले, सॉरी थॉमसन ने पहले कर दी थी। तो उन्होंने इस बात को भी बोला कि अपने इस मॉडल को उन्होंने प्लेनेटरी सिस्टम से कंपेयर किया। जैसे सन के अराउंड बाकी प्लेनेट जो है, जो भी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, ऐसे ही रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में प्लेनेटरी मॉडल को कंसीडर किया था। उन्होंने बोला कि न्यूक्लियस सेंटर पे है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन उसके सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। बस इतना बोल के उन्होंने बहुत ज्यादा ऑर्बिट के बारे में नहीं बताया। ऑर्बिट के एलिमेंट होती, ये सब बोर ने बताया था। ऑर्बिट की रेडियस ये सब बोर ने बताई थी। लेकिन इतना उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन को लिखा हुआ है यहाँ पे, द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एम्प्टी स्पेस ऑफ द एटम अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट कंसेंट्रिक सर्कुलर पाथ। और बाद में ऑर्बिट नाम जो था वो उन्होंने दिया था, बोर। बाद में उन सर्कुलर पाथ को बोर ने क्या नाम दे दिया था, ऑर्बिट या शेल नाम दिया। ठीक है, बोलो। अब देखो इसमें जो कुछ फॉर्मूले, एक फॉर्मूला बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट है, ये दिख रहा है आपको, इसका कलर चेंज कर दें। sin to the power 4 theta by 2। हाँ, ये वाला फॉर्मूला, ये देखो, ये फॉर्मूला क्या कहता है। ये उन्होंने फॉर्मूला दिया था कि जैसे अल्फा पार्टिकल की बीम जो है वो न्यूक्लियस से स्ट्राइक कर रही है। अल्फा पार्टिकल की बीम जो है वो किसी एटम के न्यूक्लियस से स्ट्राइक कर रही है, और किसी पर्टिकुलर थीटा एंगल से, किसी पर्टिकुलर थीटा एंगल से स्कैटर्ड होने वाले अल्फा पार्टिकल का नंबर अगर n है ना, पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो n का वैल्यू थीटा में से कैसे रिलेट करेगा। ठीक है, देखो क्या है फॉर्मूला, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एंगल थीटा, है ना, इन यूनिट वॉल्यूम इज n, then n is related to, n is inversely proportional to sin power 4 theta by 2। प्रोपोर्शनली साइन आएगा तो नॉर्मल के कांस्टेंट यूज कर लेते हैं। ठीक है, एज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो ये हम लोग को एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, इस पे आपको न्यूमेरिकल मिल सकते हैं। ठीक है, n क्या है यहाँ पे ये जरूर समझ लीजिए। n नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है जो थीटा एंगल पे क्या हो रहे हैं, स्कैटर्ड हो रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल scattered at an angle theta is represented as this relation। ठीक है, n is inversely proportional to sin to the power 4 theta by 2। sin theta cos बेसिक तो पता ही होगा। अब जैसे इसमें न्यूमेरिकल बनेगा तो कैसा बनेगा, तो एक मैंने इसमें एग्जांपल लिया हुआ है, इससे समझ लीजिए। देखिए इसमें आपको क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, इफ 100 अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एन एंगल 60 डिग्री। आपको उसने एक डेटा दे रखा है कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में 60 डिग्री, 60 को थीटा 1 ले लेते हैं, 60 डिग्री पे कुछ n1 नंबर, n1 मतलब 100 अल्फा पार्टिकल क्या हो रहे हैं, स्कैटर्ड हो रहे हैं, है ना। कि 60 डिग्री पे कितने पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं, अल्फा पार्टिकल 100। तो आपसे पूछ रहा है देन हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल विल स्कैटर्ड एट एंगल 90 डिग्री इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो आपसे कह रहा बताइए 90 डिग्री पे, है ना, सेम कंडीशन में कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे होंगे, है ना। मतलब आपसे एक नया एंगल थीटा 2 मान लेते हैं 90, इस थीटा 2 90 डिग्री पे कितने अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं, मान लेते हैं कि n2 अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहा है। अब आपको वही ऊपर वाला फॉर्मूला ही लगाना है। एक बार देखो थीटा 1 के रिस्पेक्ट में लगा देते हैं। देखिए थीटा 1 पे n1 बिल्कुल नोट कर लीजिए। ठीक है, तो पहले नोट कर लीजिए। अच्छा एक थोड़ा सा रफ बताओ आप लोग कि 60 डिग्री पे 100 पार्टिकल स्कैटर्ड हो गए, तो 90 डिग्री में 100 से ज्यादा होंगे कि 100 से कम होंगे? सर कम होंगे, कम होंगे सर। एंड थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, थीटा बढ़ेगा ना तो नंबर पार्टिकल पहले से कम हो गया। 60 डिग्री पे 100 पार्टिकल है तो 90 डिग्री थोड़ी थीटा बढ़ गया, तो आंसर 100 से कम ही आना चाहिए, है ना।
अब एग्जैक्ट कितना आएगा वो हम लोग निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा। 25 आएगा इसमें, वो उसी फॉर्मूले से करेंगे। देखो n1 इज इक्वल टू k, अच्छा प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो k आ जाएगा, कोई कांस्टेंट है यहाँ पे, k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, साइन की पावर थीटा 1/2, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। चलो अब आप थीटा 2 पे लगा दो फॉर्मूला यही वाला, n2 इज इक्वल टू k अपॉन साइन टू द पावर 4 थीटा/2, ये थीटा 2 कर लेना बेटा यहाँ पे इक्वेशन। अब दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2, है ना। बताओ भाई क्या मिलेगा ऐसा करने पे। सर थीटा 1 बाय थीटा 2। n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू, अब देखो चौथी मंजिल, देखो के तो कैंसिल हो जाएगा, चौथी मंजिल पहली मंजिल पे पहुंच जाएगी, मतलब साइन की पावर थीटा 2/2 ये न्यूमरेटर में आ जाएगा डिवाइड करने के बाद, तो इसको लिख देंगे साइन की पावर 4 थीटा 2/2 डिवाइडेड बाय साइन की पावर साइन थीटा 1/2, होल पावर क्या कर देते हैं 4 कर देते हैं, है ना। तो ये दोनों की 4 पावर है तो होल कर दिया। अब देखो थीटा 2 कितना दिया था बेटा, थीटा 2 ले लिया हम लोग ने 90, और 90 का आधा कितना हो जाएगा 45, तो न्यूमरेटर में साइन 45 आ गया, है ना। हाँ, और थीटा 1 60 का आधा 30। अब ये वैल्यूज हमें आपको ही मुझे बतानी है, साइन 45 कितना होता है 1/2 और साइन 30 1/2, बहुत बढ़िया, इसकी पावर 4। अब ये √2 से √2 कैंसिल होगा, तो √2 चौथी मंजिल ऊपर जाएगी, √2 सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, √2 की पावर 4, बैटरी 5% है, राम नाम सत्य होने वाला है, √2 की पावर 4 कितना 4 है ना, सही बता रहा हूं ना। सर लो पावर मोड पे डाल दीजिए ना। नोट्स नहीं चलेंगे सर, लो पावर मोड पे, लेकिन सर फिर नोट्स नहीं चलेंगे। इसमें कोई आईपैड में ये सब सर लिमिटेड आप सर iOS चलो अभी इसको कर लेते हैं, है ना। n1 कितना है 100 और n2 निकालना है हम लोग, है ना। तो 100 अपॉन n2 इज इक्वल टू 4, तो n2 कितना आ रहा है 100/4 25, बस ये आंसर, ठीक है। यहाँ से n1 25 मिल रहा है, ठीक है। तो इस पे मतलब कि न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। बस वो फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ऊपर वाला जो फॉर्मूला है। अच्छा एक दो रिजल्ट और इम्पोर्टेंट है इसी, बस ये देख लो सिंपल है। जैसे अभी मैंने n और थीटा में रिलेशन निकाला, n और थीटा में, ऐसे n और t में रिलेशन, ये t क्या है, ये थिकनेस ऑफ फॉयल है। मतलब किसी पर्टिकुलर थीटा डिग्री में स्कैटर्ड होने वाले पार्टिकल का नंबर n है, तो वो थिकनेस से कैसे रिलेट करेगा। अगर थीटा को ना चेंज किया जाए, ठीक है, थीटा को ना चेंज किया जाए, थिकनेस को चेंज किया जाए, एक बार गोल्ड फॉयल कम थिकनेस की ली जाए, एक बार गोल्ड फॉयल ज्यादा थिकनेस की लिया जाए, तो थिकनेस बढ़ाने पे किसी पर्टिकुलर एंगल पे स्कैटर्ड होने वाले अल्फा पार्टिकल का नंबर बताओ बढ़ेगा कि घटेगा, पड़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो ये ध्यान रखना कि जब भी मान लो किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा बोलते कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में थिकनेस इंक्रीज कर रहे हैं, थिकनेस बढ़ा रहे हैं, तो किसी मान लो कि 60 डिग्री पे 100 पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं, तो थिकनेस बढ़ाने पे सेम 60 डिग्री पे 100 से ज्यादा पार्टिकल स्कैटर्ड होने लगते हैं। ये रिजल्ट तो ये बोल रहा है ना, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एंगल थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ वायर। बस पता होना चाहिए थिकनेस बढ़ाने से बढ़ते हैं, ठीक है। और एक कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछाएंगे कि पूरी गोल्ड फॉयल ही चेंज कर दी जाएगी, बोलेगा एक बार प्लेटिनम की फॉयल में कराया एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कुछ 100 पार्टिकल स्कैटर्ड हो रहे हैं, अगले इसमें गोल्ड की जगह प्लेटिनम की फॉयल ले ली, तो बताओ कितने पार्टिकल 100 से ज्यादा होंगे या कम होंगे, ऐसे पूछेगा आपसे। तो देखो जब भी फॉयल ही चेंज करेंगे तो एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल।
इसका मतलब ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला आप लेंगे मेटल तो स्कैटर्ड होने वाले पार्टिकल किसी बीटा एंगल पे उनका नंबर क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। ये भी हम लोग कह सकते हैं। तो इसमें से एक छोटा सा यही वाला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। तो क्या कह रहा है, पढ़ो उसमें। इफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इफ 100 अल्फा पार्टिकल आर स्कैटर्ड। अरे यार ये तो हमें लग रहा है ऊपर वाला ही क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन कुछ और है, ऑप्शन में सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम पड़ा हुआ है। इनको देखो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है। इसको बताते हैं, ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन कॉपी है इसमें। लिखो, इसमें क्वेश्चन है इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इन which of following metal foil the maximum number of alpha particle will be scattered। ये क्वेश्चन है। आपको 4 अलग अलग फाइल दे दिए हैं, हाँ, उनमें कह रहा है किस फाइल से सबसे ज्यादा नंबर में स्कैटरिंग होगी। बस आपको वही देखना है एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका है, क्योंकि यहाँ पे जेड के प्रोपोर्शनल होगा। सिल्वर का कोई बता सकता है एटॉमिक नंबर? 47। प्लेटिनम का 78, गोल्ड का 79 और एल्युमिनियम का तो बहुत कम होता है 13। तो इन सब में गोल्ड से जब स्कैटरिंग कराएंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे अल्फा स्कैटरिंग मॉडल के। सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग गोल्ड से। अच्छा, गोल्ड के बाद आता है मरकरी। आपने अगर गौर किया तो मरकरी रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड, उसकी फॉयल ही नहीं बन सकती। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन ऐसे केस में एटॉमिक नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि हैवी मेटल के एटॉमिक नंबर हमेशा जेई के पेपर में दिए जाते हैं। 20 के ऊपर एटॉमिक नंबर है किसी का तो वो आपको दिया जाएगा, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, 20 तक तो सबको याद हो जाते हैं। फिर उसके आगे अभी ऐसा नहीं कि आपको एटॉमिक नंबर वो आपको लिख के दे देगा कि सिल्वर का इतना है, वो एटॉमिक नंबर एटॉमिक दोनों ही दे देगा कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, हाँ ये एटॉमिक higher the atomic number more will be alpha particle scattered at a particular angle theta। जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उतना ज्यादा अल्फा पार्टिकल स्कैटर होगा। एक फॉर्मूला इन्होंने और दिया था, ये लास्ट में भी लिख लो। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की रेडियस को कैलकुलेट करने का एक इन्होंने अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला दिया था। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस r0 a की पावर 1/। ये छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार ये लगेगा फॉर्मूला। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू r0 a की पावर 1/3। अब देखो यहाँ पे r0 क्या है, तो r0 की वैल्यू इतनी लेते हैं हम लोग। r0 एक कांस्टेंट नंबर है, इसकी वैल्यू लेते हैं 1.33 इस फॉर्मूले में। कभी ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत पड़ेगी तो r0 1.33 और a जो है ये मास नंबर है उस एलिमेंट का। ये एटॉमिक नंबर नहीं है, एटॉमिक नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो कैपिटल A है वो उस एलिमेंट का क्या है, मास नंबर। तो रदरफोर्ड ने एक ये फॉर्मूला भी दिया था एक रफ कैलकुलेशन के रिस्पेक्ट में कि किसी एटम के न्यूक्लियस की रेडियस का मेजरमेंट इस फॉर्मूले से एक रफ कैलकुलेशन कर सकते हैं। मोटी मोटी रेडियस आ जाएगी, a की पावर 1/3 है, 1/3 क्यूब रूट बोल सकते हैं। हाँ ठीक है, रफ आंसर आता है, लेकिन ठीक है, करेक्ट है, और एरर नहीं आती। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट रेडियस ऑफ फॉलोइंग न्यूक्लियस। आपको 2 न्यूक्लियस दे दिए, एक एल्युमिनियम का एक मैं कर देता हूँ, एक आप लोग कर दीजिएगा। जैसे एल्युमिनियम वाला मैं निकाल रहा हूँ 9.9 है। देखो r इक्वल टू r0 तो कांस्टेंट नंबर है 1.33 फर्मी, इसकी वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। लेकिन अब ए एटॉमिक नंबर, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, तो एटॉमिक मास नंबर है एल्युमिनियम का 27 लेना पड़ेगा, और 27 का क्यूब रूट
पावर 1/3 है। 27 3 का क्यूब रूट है, सबको पता ही है। 1.33 into 3 ये आ रहा है 3.99, मोटा मोटा 4 एंगस्ट्रॉम। अगर इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग 4 फर्मी, क्योंकि यहाँ से रेडियस एंगस्ट्रॉम में नहीं आएगी, इसमें आएगी फर्मी में, कि आर नॉट फर्मी में, है ना। इसका मतलब रेडियस आ गई 4 फर्मी। ये रेडियस एल्युमिनियम एटम की नहीं है, एल्युमिनियम के न्यूक्लियस की रेडियस है ना, क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। रेडियस जो बताई है इस फॉर्मूले में न्यूक्लियस की बताई है। एल्युमिनियम के न्यूक्लियस की रेडियस अप्रोक्सीमेटली 4 फर्मी होगी। एटम तो थोड़ा ज्यादा होगी, हाँ मास नंबर, न्यूक्लियस की रेडियस निकालना। अभी बोर मॉडल में फिर हम लोग एटम की रेडियस निकालेंगे। बोर मॉडल में न्यूक्लियस की रेडियस के बारे में कोई फॉर्मूला नहीं है, वो सीधे हाँ ऑर्बिट की रेडियस वहां पर निकालेंगे बोर मॉडल। ये वाला आप लोग कर डालो, कॉपर का 5 पॉइंट समथिंग है ना। सर इसमें फर्मी क्या है? इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल, उसकी रेडियस कोई नहीं निकाल सकता भाई, है ना। हम लोग रेडियस केवल न्यूक्लियस की निकाल सकते हैं, पूरे एटम की निकाल सकते हैं, या एटम के किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट की निकाल सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। दूसरे में से कॉपर के न्यूक्लियस के निकालेंगे तो 1.33, कॉपर का मास नंबर 64, 64 का क्यूब रूट 4 हो जाएगा। और ये मोटा मोटा 5 फर्मी लिख देता हूँ, अप्रोक्सीमेट 5 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, राउंड ऑफ करके 5 ही बैठ जाएगा, ठीक है। तो आज का होमवर्क भी लिखा हुआ है, इसकी सर सीट इसमें मिल गई फर्मी हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो उसमें आप लोग सेक्शन ए करना है अभी आपको केवल, है ना। एक्सरसाइज 1 उठाइएगा, उसमें सेक्शन ए पार्ट 1 पार्ट 2 ये क्वेश्चन आप लोग बहुत आराम से कर रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीट है रेजोनेंस की, उसमें एक्सरसाइज 1 में सेक्शन ए आपको कर लेने हैं। जितना आज हम लोगों ने पढ़ा है रदरफोर्ड मॉडल तक के क्वेश्चन सब उसमें दिए हुए हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं, 4 5 ही 6 क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, लेकिन जो भी है कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बोर मॉडल फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज तो 3% पहुंच गया, सर टाइम भी हो ही गया। सर टेस्ट में सर कहाँ तक आएगा? टेस्ट में अगले लेक्चर में जितना मैं पढ़ा दूंगा उतना ही आएगा। नेक्स्ट क्लास रिडॉक्स वगैरह पूरा आएगा ना? हाँ, मोल पूरा आएगा, बेसिक मोल कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मोल कॉन्सेप्ट पूरा आ जाएगा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और एडवांस फॉर्मेट होगा। हाँ ये वाला एडवांस फॉर्मेट है, एपीटी है ना। यस, ये वाला एडवांस, इसमें एमसीक्यू भी आएंगे। एमसीक्यू मतलब एक से ज्यादा आंसर सही होंगे, 2 2 3 3 आंसर भी कुछ में सही होंगे। सर इस बार भी सर बहुत सारे में एक से ज्यादा क्वेश्चन आंसर था सर, लेकिन उसमें ऑप्शन नहीं था। अच्छा, तो ये वाला पेपर में अगर किसी में डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ओके सर, पिछले संडे को हुआ है ना। अगर आपको लग रहा हो किसी में डाउट तो पूछ लीजिए। चलो फिर एंड करें। यस सर। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।